सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूं। 12th क्लास का ये चैप्टर है 16 चैप्टर नमक। सबसे पहले हम पाठ पर चर्चा करते हैं, फिर इसके उद्देश्य पर चर्चा करते हैं, फिर पाठ के सार पर चर्चा करते हैं। तो यहां पाठ का नाम है नमक। आप फिल्में देखते होंगे, आप कहानियां पढ़ते होंगे, और जो शीर्षक दिया जाता है आपको पता होगा, उस शीर्षक से संबंधित ही उस पाठ में, उस अध्याय में, उस कहानी में, उस रचना में बातें बताई जाती हैं। तो यहां पाठ का नाम है नमक। कहने का अर्थ है कि यहां जो कहानी है वह नमक के इर्द गिर्द घूमती है। नमक सस्ता है, नमक महंगा है, नमक के लिए लड़ाई होती है, नमक किसी के प्यार प्रेम में सहायक है, नमक सहयोग बढ़ाता है, नमक बीमारियों को दूर करता है। इस प्रकार की बहुत सी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि नमक का इस कहानी में क्या रोल है, इस कहानी में नमक की क्या भूमिका है। अब हम इस पाठ के, इस अध्याय के उद्देश्य पर आते हैं। यहाँ हमने उद्देश्य लिखा नहीं था, हम उद्देश्य पर आते हैं। और जो इसका उद्देश्य है यह है, मानवीय जो रिश्ते होते हैं, ये देश और काल, देश का अर्थ होता है स्थान, काल का अर्थ होता है समय। जो मानवीय रिश्ते हैं होते हैं वे स्थान और समय के मोहताज नहीं होते। जो मानवीय रिश्ते हैं वे भारत में भी वही मिलेंगे, पाकिस्तान में भी वही मिलेंगे, अमेरिका में भी वही मिलेंगे, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया में भी वही रिश्ते मिलेंगे। मानवीय रिश्ते जो हर जगह मिलते हैं। दूसरों के दुख में शामिल होना, सहयोग करना, परस्पर प्यार और प्रेम की भावना, सद्भावना, एकता की भावना, देश प्रेम की भावना, ये हमारे मानवीय रिश्ते हैं। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अपने रिश्ते निभाता है, चाहे हम किसी भी देश में रहने लग जाएं, लेकिन मानवता सबसे ऊपर रहेगी। ये इस पाठ का उद्देश्य है। छोटे छोटे और भी बहुत से उद्देश्य आते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम पाठ के सार पर। सफिया एक लड़की है और यह इस कहानी की प्रमुख पात्र है, या ये कह सकते हैं कि यह इस कहानी की नायिका है। और यह कहानी नायिका प्रधान है। जो सफिया है ये भारत में रहती है और कीर्तन में गई हुई है। तो जैसे औरतों के कीर्तन वगैरह होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, वहाँ गई हुई है। और वहाँ ये एक औरत को देखती है और वह औरत सिख है, सरदार है। सफिया इस सिख बीवी की तरफ देखती है और इस सिख बीवी में सफिया को अपनी माँ की सूरत नज़र आती है। वैसी ही शक्ल, वैसी ही सूरत, वैसी ही चाल ढाल, वैसी ही शरीर संरचना, वैसा ही शरीर गठन। और सफिया एकटक सिख बीवी की तरफ देखती रहती है। सिख बीवी का ध्यान भी सफिया की तरफ जाता है और वह अपने पास बैठी एक बहू से, एक औरत से पूछती है कि यह जो औरत है, लड़की है जो मेरी तरफ देख रही है, ये कौन है। वह बहू सिख बीवी को बताती है कि इसका नाम सफिया है, यह मुसलमान है। पहले ये पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये भारत में रहने लग गई। सिख बीवी सफिया को अपने पास बुलाती है और बातें करती है। सफिया सिख बीवी से लाहौर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बातें पूछती है। सिख बीवी कहती है कि साडा लाहौर, अपना लाहौर तो बहुत सुंदर है। और इस प्रकार ये अपनी अतीत की यादों में खो जाती हैं, खूब बातें करती हैं। लगभग 11 बजे कीर्तन खत्म हो जाता है, प्रसाद वगैरह का वितरण किया जाता है, प्रसाद बांट दिया जाता है।
प्रसाद बांटने के बाद सफ़िया सिख बीबी से, जिसमें सफ़िया अपनी माँ की सूरत और सीरत देखती है, वह कहती है कि मैं लाहौर जा रही हूँ, अगर आपको वहाँ से अपने लिए कोई सौगात, कोई उपहार मंगाना हो तो आप बता दें, मैं ले आऊँगी। सिख बीबी ने कहा अगर आप लाहौर जा रही हैं तो वहाँ से थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। ये प्रिय विद्यार्थियों, आपने सुना होगा एक आयोडीन युक्त नमक होता है, टाटा का होता है, निरमा का होता है, और भी बहुत सी कंपनियां होती हैं जो लगभग 20 रुपये किलो या 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो आता है। दूसरा एक नमक होता है, आपने सुना होगा, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं। ये सेंधा नमक जो होता है ये सिंधु घाटी के आसपास पाया जाता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसी को लाहौरी नमक कहते हैं। जो हमारा आयोडीन युक्त नमक होता है, इस नमक से यह महंगा होता है और अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। सफ़िया सिख बीबी से, अपनी मुंह बोली माँ से वादा करती है कि मैं आपके लिए लाहौरी नमक अवश्य लाऊंगी, और इस प्रकार दोनों वहाँ से रुखसत हो जाती हैं, विदा हो जाती हैं। अगले दिन सफ़िया लाहौर पहुँच जाती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ का वीज़ा बनवाना होता है, पासपोर्ट बनवाना होता है, और ये बताना होता है कि आप उस देश में कितने दिन के लिए वीज़ा ले रहे हो, आप उस देश में कितने दिनों के लिए रुकेंगे। तो सफ़िया वहाँ 15 दिन रहने का वीज़ा बनवाती है और बहुत जल्द ही 15 दिन बीत जाते हैं। सफ़िया अपने भाई से, सफ़िया के जो भाई हैं ये पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो सफ़िया अपने उन भाई से पूछती है कि भाई मुझे यहाँ से सेर भर नमक ले जाना है। सेर होता है ये किलोग्राम से कम होता है, जैसे जो किलोग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, सेर में लगभग 905 या 907 ग्राम होते हैं। जो सेर है ये पुराने समय में वज़न तोलने की एक इकाई थी, आज इसका उपयोग नहीं किया जाता है और न ही ये स्टैंडर्ड मापदंड में आता है। अब हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ग्राम का प्रयोग करते हैं। तो सफ़िया का भाई जो पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है वह कहता है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, भारत में नमक ले जाना गलत है, गैर कानूनी है, आप पकड़ी जाओगी, ऊपर से बदनामी होगी, वह अलग। लेकिन सफ़िया कहती है कि मेरी माँ ने नमक मंगवाया है, मेरी माँ ने नमक मंगवाया है और मैं अपनी माँ के लिए एक सेर भर नमक भी नहीं ले जा सकती। ये बातें सुनते ही सफ़िया का भाई हैरान हो जाता है और सोचता है देश के विभाजन से पहले ही मां की मृत्यु हो चुकी है, अब सफ़िया कैसे कह रही है कि मां ने मंगवाया है, क्या माजरा है, क्या मामला है। तब सफ़िया बताती कि सिख बीबी हैं, बिल्कुल अपनी मां की तरह हैं और उन्होंने मुझसे लाहौरी नमक मंगवाया है, तो मैं एक सेर नमक उनके लिए ले जाना चाहती हूँ। भाई ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो, अर्थात भारत के हिस्से में तो पाकिस्तान से ज़्यादा नमक आया है। इस पर सफ़िया कहती हैं कि मुझे हिस्से और बंटवारे की बातें मत बताओ, किसके पास क्या आया है, किसके पास क्या नहीं आया है, आप केवल इतना बताओ कि एक सेर नमक ले जाने में मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे। भाई कहता है कि आप जैसे अदीब, अदीब का मतलब साहित्यकार, आप जैसे जो साहित्यकार हैं, आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बहस करना फिजूल है, उनसे बहस में कोई भी नहीं जीत सकता है। अगले दिन 2 बजे सफ़िया को ट्रेन से भारत आना था, अमृतसर आना था। तो वहाँ उसे अपने सामान की पैकिंग जो करनी थी, इसके लिए उसने रात का समय चुना कि दिन में 2 बजे मुझे ट्रेन पकड़कर चलना है, तो क्यों ना मैं रात को ही अपने सारे सामान की पैकिंग कर लूँ। पाकिस्तान में किन्नू की फसल बहुत अच्छी होती है, एक फल है, और यह संतरे और माल्टा,
इन दोनों को मिक्स करके तैयार किया हुआ फल है, जिसमें संतरा के गुण भी हैं और उसमें माल्टा के गुण भी हैं। जब यह अपने सामान की पैकिंग कर रही है तो द्वंद्वग्रस्त हो जाती है। द्वंद्वग्रस्त होने का अर्थ होता है अपने अंतर्मन में उलझ जाना, किसी प्रकार का फैसला नहीं कर पाना। सफिया सोचती है कि मैं इस नमक की पुड़िया को सीधे ले जाऊंगी। फिर वह सोचती है नहीं, कहीं कस्टम वाले पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो। फिर वह सोचती है किसको पता चलेगा, मैं सबसे नीचे लाहौरी नमक रखती हूँ और ऊपर कीनू रख लेती हूँ, कोई नहीं देखेगा। फिर सोचती है अगर किसी ने फिर तलाशी ली तो। इस प्रकार वह द्वंद्वग्रस्त हो जाती है। वह सोचती है मैं लाहौरी नमक नहीं ले जाऊं तो। फिर वह सोचती है माँ क्या सोचेगी। इस प्रकार वह बहुत कुछ सोचती रहती है और अंत में जो कीनू की टोकरी है उसके नीचे लाहौरी नमक रख देती है और अपनी तैयारी पूरी कर लेती है। उसके दिमाग में आता है, उसने बचपन में एक कहानी सुनी हुई थी, शहजादा अपनी रान में, रान का अर्थ होता है जांग, शहजादा अपनी रान में हीरा छिपाकर ले जाता है। तो सफिया कहती है, सफिया मन में सोचती है कि काश मुझे भी कोई ऐसा गुर मिल जाए तो मैं इस लाहौरी नमक को अपना दिल चीर कर उसमें छिपा करके ले जाऊं और ये सौगात, ये उपहार अपनी मुंह बोली माँ को दे दूं, उन्हें भेंट कर दूं। इस पैकिंग को करते करते सफिया को लगभग 1:30 बजे का समय हो चुका था। रात का, चांदनी रात थी, प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, कभी कभी चौकीदार की सीटी सुनाई दे रही थी और इनके अलावा चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अब रात बीत चुकी है। सफिया अपने भाइयों के पास, अपने भतीजों के पास, अपनी भतीजियों के पास है। लाहौर में सफिया के 3 सगे भाई हैं। उनके माँ बाप की कब्र है, यानी उनके माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। बहुत से भतीजे और भतीजियाँ हैं। वहाँ उनसे बातें करती है। भतीजे भतीजियाँ पूछते हैं बुआ जी अब कब आओगे। सफिया कहती है शायद 1 साल में। फिर सफिया कहती है शायद 2 साल में। फिर सफिया कहती है शायद पता नहीं। फिर सफिया कहती है शायद अब मैं नहीं आऊँगी। एक अनिश्चितता है, पता नहीं अब 1 साल में आ पाऊँगी, 2 साल में, 4 साल में, या आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। जो कीनू है उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है। अब 2 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। सफिया अपने सामान सहित अपने भाई के साथ प्लेटफार्म पर आ चुकी है। उनके भाई उसे छोड़कर वापस जा चुके हैं। वहाँ एक कस्टम अधिकारी है। कस्टम अधिकारी को देखते ही सफिया के दिल का चोर फिर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में आता है अब अगर इस बैग की तलाशी ली जाती है तो मैं पकड़ी जाऊंगी और शायद मुझे ये नमक नहीं ले जाने देंगे। इसलिए वह कस्टम अधिकारी से बात करती है और पुड़िया को अपने बैग में सबसे ऊपर रख लेती है और कहती है कि मैं यह नमक ले जाना चाहती हूँ। जो कस्टम अधिकारी हैं इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन अब ये लाहौर में रहते हैं, वहीं नौकरी करते हैं। उन्होंने सफिया को चाय पिलाई और कहा मेरा वतन लखनऊ है, सॉरी मेरा वतन दिल्ली है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज भी मैं दिल्ली को अपना वतन मानता हूँ। आज भी मेरा दिल दिल्ली के लिए तरसता है और तुम भी हमारी तरफ की लगती हो, तुम भी भारत की लगती हो। लेखिका बताती है, सॉरी सफिया बताती है कि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। चाय पिलाने के बाद जो कस्टम अधिकारी है वह पुड़िया वापस बैग में रख देता है, सफिया को दे देता है और सफिया रेल में सवार हो जाती है। रेल चल पड़ती है। सफिया कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला कब लाहौर खत्म हो गया और कब अमृतसर आ गया। अटारी जो सीमा है, अटारी सीमा आई। अटारी सीमा पर दोनों तरफ
सफिया ने दोनों तरफ देखा, लाहौर की तरफ देखा, अमृतसर की तरफ देखा, पाकिस्तान की तरफ देखा, भारत की तरफ देखा। दोनों तरफ एक जैसी ज़मीन थी, एक जैसे लोगों के जवाब थे, एक जैसी सूरत थी, एक जैसा लिबास उनका पहनावा था और एक जैसी उनकी गालियाँ थी। यानी सब कुछ सिमिलर था, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल रही थी। सफिया सोचती है कि देखिए एक देश की सीमा ने कितने लोगों को बांट दिया है। और इस प्रकार सोचते सोचते अमृतसर का रेलवे स्टेशन आ चुका था, अटारी आ चुका था और अटारी पर एक परिवर्तन हुआ। ट्रेन रुकती है और वहाँ पाकिस्तान के जो सैनिक थे, सिपाही थे, वे नीचे उतर जाते हैं और भारतीय सैनिक उस रेल में सवार हो जाते हैं। अमृतसर जब सफिया जब अमृतसर पहुँचती है तो वहाँ भी उन्हें कस्टम अधिकारी मिलते हैं। कस्टम अधिकारी जो हैं वे बंगाली लगते हैं। जैसे में पता चल जाता है, किसी की आवाज़ से पता चल जाता है यह हरियाणा का मिलेगा, जिसकी कद काठी से पता चल जाता है ये राजस्थान का मिलेगा, किसी के बोलचाल के लहजे से पता चल जाता है ये पंजाब का रहने वाला होगा। ये बंगाली लगे। सफिया ने कस्टम अधिकारी से बात की तो कस्टम अधिकारी ने एक पुलिस वाले को बुलाया और उससे कहा 2 कप चाय ले आओ। पुलिस वाला 2 कप चाय ले आता है। कस्टम अधिकारी जो बंगाली है एक चाय खुद लेता है और एक चाय सफिया को दे देता है। दोनों चाय पीने लगते हैं। कस्टम अधिकारी, अमृतसर का कस्टम अधिकारी बताता है कि उसका वतन ढाका है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक अजीब चीज है। सिख बीवी भारत की रहने वाली है और वह कहती है लाहौर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा वतन लाहौर है। पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति कहता है मेरा वतन दिल्ली है। और अमृतसर में रहने वाला कस्टम अधिकारी कहता है मेरा वतन ढाका है। जिस देश में रह रहे हैं उसको वतन कोई नहीं बता रहा है, सभी अपनी जन्मभूमि को अपना वतन बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। जन्मभूमि को कोई नहीं भूल पाता है। चाय पीते पीते जो कस्टम अधिकारी हैं वे बताते हैं कि ढाका मेरा वतन है। और नजरुल जो उर्दू भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, टैगोर जो बंगाली भाषा के साहित्यकार हुए हैं, अंग्रेजी भाषा के भी साहित्यकार हुए हैं, वे कहता है कि हमने बचपन से ही नजरुल और टैगोर को पढ़ा है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने नजरुल और टैगोर में से किसी एक को पढ़ा हो। हमने दोनों को पढ़ा है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ और कलकत्ता में ही पला बढ़ा हूँ, कलकत्ता में ही मेरी नौकरी हुई है। और वह सफिया को नमक ले जाने की अनुमति दे देता है। सफिया सोचती है किसका वतन कौन सा है, और यहां विस्मय सूचक चिन्ह। सफिया सोचती है किसका वतन कौन सा है, मेरा वतन कौन सा है। मैं तो भारत में रहती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन प्यार तो मुझे लाहौर से है। वहाँ मेरे माता पिता की कब्र है, मेरे भतीजे हैं, मेरी भतीजियाँ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं। इसी प्रकार जो पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी हैं वे दिल्ली को अपना वतन मानते हैं। दिल्ली में उनके सगे हैं, संबंधी हैं, उनकी यादें हैं। और इसी प्रकार जो बंगाली कस्टम अधिकारी हैं जो भारत में रहते हैं, अमृतसर में रहते हैं, वे कहते हैं कि ढाका मेरा वतन है। किसका वतन कौन सा है, और यही कहानी खत्म हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। आशा है कहानी आपको समझ में आई होगी। मानवीय कहानी है, संवेदनशील कहानी है। बुद्धि और भावना के में से बुद्धि की ज़रूरत कम होती है और भावना की अपेक्षा अधिक है। यानी अगर हमें यह अध्याय समझना है तो हमें भावुक होकर इस पाठ को पढ़ना होगा, समझ में आएगा, मजा आएगा।
अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कर सकते हैं। और अगले अध्याय के लिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।